हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस। मैं हूं के और हम आज बात करेंगे फिर से अपने उसी टॉपिक पर सेलुलर रेस्पिरेशन। तो अब तक हमने देखा था कि सेल अपने लिए एनर्जी बनाने के लिए सेलुलर रेस्पिरेशन करती है। उसके लिए उसको कुछ काम बताए थे, वो काम कर रही है। जैसे ग्लाइकोलाइसिस करेगी, लिंक रिएक्शन करेगी, क्रेब्स साइकिल चलाएगा और ईटीएस का काम करेगा। तो उसी में हमने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बात किया था। अब हम उसके नेक्स्ट बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या होता है। तो अब तक हमने देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ था और ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने के बाद एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बने थे। उन दोनों पायरुविक एसिड का क्या होगा, तो हमने बात करी थी एनारोबिक सेल की भी। तो एनारोबिक सेल में इन पायरुविक एसिड के साथ कुछ अलग होगा, लेकिन जो एरोबिक सेल है, जो मोस्टली जिसकी हम बात करते हैं या हम हायर प्लांट से हम अपनी बात करते हैं, तो उस पायरुविक एसिड का आगे जाके क्या होगा। तो आज हम बात करेंगे कि एरोबिक सेल में पायरुविक एसिड आगे जाके कौन सा स्टेप करेगा। तो हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप, वो है लिंक रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है लिंक रिएक्शन, जैसे हमने पहले भी बात करी थी। ये लिंक करता है 2 मेजर रिएक्शंस को। 2 मेजर रिएक्शन कौन सी है, एक तो है ग्लाइकोलाइसिस जो साइटोप्लाज्म में हो रहा है, दूसरा है क्रेब्स साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा। तो उस मैट्रिक्स में होने वाले क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस के बीच में एक रिएक्शन होगी, एक प्रोसीजर होगा जिसमें पायरुविक एसिड का कन्वर्जन होगा। तो हम बात करते हैं लिंक रिएक्शन की। तो लिंक रिएक्शन पहले बात तो कहाँ होगा कि जो पायरुविक एसिड है साइटोप्लाज्म से मूव करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर के उस पायरुविक एसिड का आगे जाकर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब हम यहाँ पे क्लियरली एक बात करते हैं कि एग्जैक्टली जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है वो यहां से स्टार्ट होगा। फर्स्ट स्टेप तो साइट हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो इसके बाद हम बात करेंगे एक और चीज जो इसके लिए बोली जाती है, वो है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे मैं एक चीज और बता देता हूँ, पहले मेरी वीडियो में बता रखा है कि जो एंजाइम के नाम है, जो प्रोसीजर के नाम है, वो बहुत इजी है याद रखना। अगर आप वहां पे कुछ नाम पता है तो आप उसका प्रोसीजर समझ सकते हैं, और आपको कुछ आइडिया है कि क्या घटना हुई है वहां पे, तो आप उसके बारे में नाम भी पता कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन, और वो हाइड्रोजन ऐड करवाने का काम कर देगा हाइड्रोजिनेज एंजाइम। वैसे अगर कहीं पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, निकल रहा है, तो वो प्रोसेस हो जाएगा डीहाइड्रोजिनेशन, और डीहाइड्रोजिनेशन करने वाला एंजाइम हो जाएगा डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। उसी तरह से अगर किसी मॉलिक्यूल पर CO2 जुड़वाई जाती है, ऐड करवाई जाती है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। और CO2 को ऐड करवाने का यानी कार्बोक्सिलेशन करवाने का काम वो करेगा एंजाइम कार्बोक्सिलेज। उसी प्रकार से इसका रिवर्स, अगर किसी मॉलिक्यूल से CO2 रिलीज हो रही है, CO2 निकल रही है, तो वो हो जाएगा डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस, और उसी डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस को करने वाला एंजाइम का नाम हो जाएगा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। तो यहाँ पर 2 स्टेप है, वो दोनों स्टेप एक ही साथ होगा। एक रिएक्शन है, सिंपल सी रिएक्शन है। अगर हम बात करेंगे तो क्या हो रहा है, इस पूरे प्रोसीजर में एक पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन का कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, जो एक 2 कार्बन का कंपाउंड है। तो सिंपली हम कहेंगे पायरुविक एसिड का कन्वर्जन हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो ऑब्वियसली एक कार्बन कम पड़ रहा है। तो वही कार्बन का क्या हुआ, वह कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, और ऑक्सीडेशन का होकर उसका बना CO2, और CO2 रिलीज हो रही है। तो हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेप। अगर हम बात करें रेस्पिरेशन में, तो अभी तक हमने देखा था ग्लाइकोलाइसिस में ना तो कहीं ऑक्सीजन काम आई थी, ना ही कहीं CO2 रिलीज हुई थी। लेकिन ये एक ऐसा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, जहां पर CO2 रिलीज हुई है। लेकिन अभी भी ध्यान रखेंगे, अभी भी हमने ऑक्सीजन को काम में नहीं लिया है। बिना ऑक्सीजन काम में लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर CO2 रिलीज हो रही है। तो फर्स्ट रिलीज ऑफ CO2, या हम कह सकते हैं फर्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप, वो हो जाएगा आपका लिंक रिएक्शन। अब यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन के साथ साथ एक और काम भी हो रहा है कि इसको इसमें कन्वर्ट करने का काम ये करता है एक पूरा एंजाइम कॉम्प्लेक्स। वो एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्या है, पायरुविक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। नाम तो इसका सिंपल रखा है डीहाइड्रोजिनेज,
बट इसमें डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस भी हो रहा है। ये एंजाइम क्या करवाता है, दो काम करवा रहा है। एक तो करवा रहा है ये डी कार्बोक्सिलेशन, CO2 को रिलीज करवा रहा है। एक प्रोसेस तो हो रहा है डी कार्बोक्सिलेशन, वहीं पर ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स एक और काम कर रहा है, NAD को कन्वर्ट करवा रहा है NADH2, मतलब NAD का रिडक्शन हो रहा है NADH2 में। तो ये काम क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोजिनेशन। अब ये डिहाइड्रोजन नहीं है, डिहाइड्रोजन क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन निकाल के इसको दे दिया जाएगा। तो वैसे तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये कन्वर्जन हो रहा है तो वहीं पे हाइड्रोजन भी इनको दिए जाएंगे। तो इस मॉलिक्यूल का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन और यहाँ पे इसका हो जाएगा रिडक्शन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहा है। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, तो जो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है वो एक तरह का ऑक्सीडो रिडक्टेज टाइप का एंजाइम है। वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन भी करवा रहा है और रिडक्शन भी करवा रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन तो हो जाएगा पायरुविक एसिड का और रिडक्शन हो जाएगा NAD+ का। तो ये काम ये वाला एंजाइम करवा रहा है। तो इस काम को हम क्या कहेंगे, एक और डिहाइड्रोजनेशन भी हो गया और डीकार्बोक्सिलेशन भी हो गया। इस एंजाइम को काम करने के लिए, या ये जो एंजाइम पूरा कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स में टोटल 5 ऐसे मॉलिक्यूल्स है, या हम कह सकते हैं 5 ऐसे कंपोनेंट है जो इस पूरे एंजाइम कॉम्प्लेक्स को बना रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कोफैक्टर्स ऑफ द एंजाइम। इसमें क्या क्या है, एक तो को एंजाइम A, दूसरा है NAD+, वही निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फिर मैग्नीशियम आइंस, देन एक है TPP, वो है थाइमिन पाइरोफॉस्फेट, और एक है लिपोइक एसिड। तो वैसे तो ये 3-4 रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, लेकिन अगर हम 12 तक के लेवल की बात करें तो हमें उन सब रिएक्शनों के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें सिंपल सा याद रखना है इनके नाम, जिससे हमारा काम चल जाएगा। ये सब मिलकर के पूरा कॉम्प्लेक्स है और वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। बट हम उस कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएंगे, हम उसको सिंपली याद रखेंगे कि पायरुविक एसिड का कन्वर्जन हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम A में विद द हेल्प ऑफ पायरुविक डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में ये सारे कोफैक्टर्स इन्वॉल्व है और यही मिलकर के ये काम करवा रहे हैं। इस काम में दो चीजें एक साथ हो रही है, एक तो यहाँ पर हम कह रहे हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरा हम कह रहे हैं डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। तो इसलिए हम इसका एक और नाम रख सकते हैं, इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। इसको गेटवे प्रोसेस भी कहते हैं, गेटवे रिएक्शन भी कहते हैं। गेटवे यानी एंट्री इनटू क्रेब्स साइकिल। तो पायरुविक एसिड की क्रेब्स साइकिल में एंट्री से पहले जो रिएक्शन हो रही है वो ये रिएक्शन है। तो इसको लिंक रिएक्शन भी कह सकते हैं, इसको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, और इसको हम गेटवे रिएक्शन भी कह सकते हैं। अब अगर सिंपल सा याद रखने के हिसाब से बात करें तो ये जैसे ये है, इसकी हम बात करें तो ये क्या है, ये है पायरुविक एसिड। होगा क्या, तो पायरुविक एसिड से क्या निकल जाएगा, ये CO2, ये CO2 लिबरेट हो गई। पीछे बचा है ये एसिटाइल ग्रुप, और ये एसिटाइल से क्या जुड़ जाएगा, कोएंजाइम A, जो हम यहाँ बात कर रहे हैं। ये क्या बन गया, एसिटाइल कोएंजाइम A, और यही एसिटाइल कोएंजाइम A जो 2 कार्बन का है, अब 2 ही बचे, तीसरा कार्बन CO2 के फॉर्म में बाहर निकल गया, तो 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम A, ये आगे जाएगा क्रेब्स साइकिल में। तो अगर आपसे रिएक्शन पूछे तो वो तो है लिंक रिएक्शन, और अगर आपसे मॉलिक्यूल पूछे लिंक मॉलिक्यूल कौन सा है, तो लिंक मॉलिक्यूल ये हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम A, जो ग्लाइकोल एसिड को लिंक कर रहा है क्रेब्स साइकिल के साथ। अब इसमें भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी डायरेक्ट ATP प्रोडक्शन नहीं हुआ, यानी हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि सबस्ट्रेट लेवल ATP का प्रोडक्शन हुआ है, यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे जो बना है NADH2, वो ऑब्वियसली क्या जाएगा, ETS में जाएगा, और ETS में जाकर के 3 ATP के बराबर ATP प्रोड्यूस करेगा। तो ऑफकोर्स इस लिंक रिएक्शन में CO2 निकल रही है, बट हम ये भी बात करेंगे कि हमारा मेन पर्पज है एनर्जी बनाने का, तो ATP भी बन रहा है। तो एक लिंक रिएक्शन से 3 ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो लिंक रिएक्शन में क्या याद रखना आपको, एक पायरुविक एसिड से एक ही लिंक रिएक्शन होगी, उससे एक CO2 निकलेगी और 3 ATP बनेंगे। लेकिन अगर हम बात करें ग्लूकोज से स्टार्ट करें, तो एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बने थे, तो एक ग्लूकोज से एक बार ग्लाइकोलाइसिस हुआ था,
लेकिन आगे जाके जो 2 पायरुविक एसिड बने थे वो दोनों पायरुविक एसिड अलग अलग लिंक रिएक्शन करेंगे। तो ये पायरुविक एसिड से एक लिंक रिएक्शन होगी, दूसरे पायरुविक एसिड से 2 लिंक रिएक्शन होगी। तो एक ग्लूकोज के लिए 2 लिंक रिएक्शन, 2 CO2 लिबरेशन और 6 ATP का प्रोडक्शन होगा। तो ये है लिंक रिएक्शन। अब हम इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्रेब्स साइकिल की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्रेब्स साइकिल की। क्रेब्स साइकिल पे कब कैसे पहुंचे थे? लिंक रिएक्शन पायरुविक एसिड के पास थे, पायरुविक एसिड पे लिंक रिएक्शन की वजह से एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, जिसमें हमने कहा पहली बार CO2 लिबरेशन हुआ था और एक 2 कार्बन कंपाउंड बना जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब ये मेजर काम है। इस मेजर काम में क्या होगा, मेन एटीपी प्रोडक्शन हो रहा है वो यहीं पे हो रहा है, बट यहाँ पर भी एटीपी प्रोडक्शन जो होगा वो डायरेक्ट नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली यानी ETS की वजह से होगा। ये पूरा का पूरा जो साइकिल है, ये पूरा साइकिल इसलिए है क्योंकि हम जहां से स्टार्ट करेंगे हम घूम फिर के वापस उसी मॉलिक्यूल के पास पहुंच जाएंगे, इसलिए एक तरह का साइक्लिक प्रोसेस है। दूसरा, इस पूरी साइकिल को डिस्कवर किया है क्रेब्स ने, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्रेब साइकिल। इस साइकिल में जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनेगा वो सिट्रिक एसिड है, जिसको हम सिट्रेट भी लिख सकते हैं, इसलिए इस साइकिल का नाम सिट्रिक एसिड साइकिल भी है। इस सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इसलिए इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल यानी TCA साइकिल भी कह सकते हैं, और इसकी वजह से हम इसको CA साइकिल भी कह सकते हैं। तो ये अलग अलग नाम है। ये कहाँ पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का इस्तेमाल हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया का इस्तेमाल होने का मतलब है ये काम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में नहीं हो रहा है। तो जो ना तो लिंक रिएक्शन ना ही क्रेब साइकिल, ये दोनों एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में नहीं होने वाला है, एरोबिक में होता है, और इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ज्यादा एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एनाएरोबिक से एरोबिक में जाने का मेनली जो प्रोसीजर इसीलिए था क्योंकि एरोबिक में एटीपी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, उसके लिए ये 2 काम एक्स्ट्रा हो रहे हैं। एक काम था लिंक रिएक्शन, जिसमें पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ था, दूसरा है क्रेब साइकिल। तो इन दोनों की वजह से यहाँ पे हम देखेंगे एटीपी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। अदरवाइज एनाएरोबिक में उतने एटीपी बनते हैं जितने ग्लाइकोलाइसिस बनते हैं, लेकिन एरोबिक में यहाँ पे बनने वाले एटीपी जो होंगे वो एक्स्ट्रा होंगे, और इसी वजह से एरोबिक ज्यादा एफिशिएंट रेस्पिरेशन होता है। तब हम बात करते हैं अपने इस TCA साइकिल की, या हम बात कर रहे हैं अपने क्रेब साइकिल की। क्रेब साइकिल का ऑफ कोर्स जो प्लेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, यानी जो सारे एंजाइम्स, जो मेजर एंजाइम्स, वो सारे एंजाइम्स जो प्रेजेंट है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है। तो बहुत सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के, कुछ एंजाइम जो बना रहा है न्यूक्लियस लेकिन काम आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो वो कौन सा एंजाइम है उसकी भी बात करेंगे, और कहाँ कहाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट बनता है, कहाँ कहाँ टर्निंग पॉइंट बनता है उसकी भी बात करेंगे, क्योंकि वो जो पॉइंट होंगे वहीं पे हमारे कंपटीशन के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कि जो एसिटाइल कोएंजाइम में जो लिंक रिएक्शन का प्रोडक्शन था वह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट एक 4 कार्बन कंपाउंड, इसका नाम है ऑक्सुलो एसिटिक एसिड। इस 4 कार्बन कंपाउंड का इस 2 कार्बन कंपाउंड के साथ होगा कंडेंसेशन। ये काम करेगा सिट्रेट सिंथेज, या इसको हम कह सकते हैं सिट्रोजिनेज एंजाइम। ये क्या एंजाइम क्या करेगा? ये एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सुलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम, इन दोनों को आपस में जोड़ देगा। तो 4 कार्बन और 2 कार्बन ये दोनों मिलकर के बन जाएगा एक 6 कार्बन कंपाउंड, जो है सिट्रेट या सिट्रिक एसिड। अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि ये कोएंजाइम ए रिलीज हो जाएगा, ये कोएंजाइम ए वापस काम आ जाएगा लिंक रिएक्शन में, जो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स था जिसमें कोएंजाइम ए एक कोफैक्टर था, वहां पर एक तरह से रिसाइक्लिंग का काम चलता रहेगा, यानी यहाँ पे ये बनाने में काम आता रहेगा। और जब भी ये फर्स्ट स्टेप चलेगा यहाँ से कोएंजाइम ए रिलीज हो जाएगा और अगेन वो वापस वहां पे काम आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या हुआ? सिंथेसिस ऑफ सिट्रिक एसिड। कैसे बना? एक 4 कार्बन कंपाउंड OAA और एक 2 कार्बन कंपाउंड ACOA, यानी एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये दोनों मिलकर के बना रहे हैं 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रेट। तो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, तो फर्स्ट पॉइंट यही पे याद रखना है
6 कार्बन कंपाउंड, बट जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो कितने हैं, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज प्रेजेंट। अब आगे के प्रोसीजर में क्या है, तो आगे के प्रोसीजर को यहां से लेके यहां तक एक साथ देखना है। इनमें क्या हो रहा है, यहाँ पे एक तरह का आइसोमेरिज्म होगा जो किसके द्वारा हो रहा है, एकोनिटेज द्वारा, यानी यहाँ पे ना तो कोई तरह का रिडक्स प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का यूज होगा, जिससे पहले सिट्रेट कन्वर्ट होगा सिस एकोनिटेट, यहाँ पर भी एंजाइम काम आएगा यही एकोनिटेज, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा, निकल जाएगा और वापस यही वाटर मॉलिक्यूल जो फिर से अटैच हो जाएगा एकोनिटेट पे, तो फिर से बन जाएगा सिट्रेट, यानी सिट्रेट से ये बना, इससे वापस सिट्रेट बन रहा है, बट अब ये पोजीशन चेंज है, ये बन जाएगा आइसोसिट्रेट। तो ये 2 स्टेप आपको एक साथ याद रखने हैं, बट यहाँ पे किसी तरह का ना तो हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ना डिहाइड्रोजनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, एटीपी फॉर्मेशन, ऐसा कुछ नहीं है, बट वाटर मॉलिक्यूल का यूज हो रहा है। अब इंपॉर्टेंट स्टेप यहां से बनता है, ये आइसोसिट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये कन्वर्ट होता है ऑक्सोलोसक्सिनेट में। तो इसमें क्या करेगा, अगेन डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, उसका वही ऑक्सीडोरिडक्टेज एक्टिविटी, इसमें क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन ले लेगा और दे देगा NAD को, जिससे NAD हो जाएगा रिड्यूस NADH2 में। तो हम बात करेंगे फर्स्ट डिहाइड्रोजिनेशन स्टेप ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल, तो ये यहां पे हो रहा है, जिसमें आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होगा ऑक्सोलोसक्सिनेट में। तो ये एक NADH2 बना, जो आगे जाके ऑब्वियसली ETS में जाएगा और ATP प्रोडक्शन करेगा। तो हम कह सकते हैं कि क्रेब्स साइकिल में फर्स्ट ATP प्रोडक्शन वाला स्टेप अगर कहीं पे आ रहा है तो वो यहीं पे आ रहा है, आइसोसिट्रेट का कन्वर्जन ऑक्सोलोसक्सिनेट में। अभी भी ये जो बात कर रही है, जितने भी मॉलिक्यूल है, सिट्रेट, सिस एकोनिटेट, आइसोसिट्रेट, ऑक्सोलोसक्सिनेट, ये सब के सब 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, क्योंकि अभी तक कहीं से भी CO2 लिबरेट नहीं हुई है। अब नेक्स्ट आते हैं दूसरे पे, ऑक्सोलोसक्सिनेट कन्वर्ट हो रहा है अल्फा कीटोग्लूटेट। ये स्टेप इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस स्टेप में एक CO2 रिलीज हो रही है। तो फर्स्ट CO2 लिबरेशन ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल, तो वो वाला स्टेप है ये ऑक्सोलोसक्सिनेट से अल्फा कीटोग्लूटेट, इसका बनना, ये एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो 6 कार्बन कंपाउंड कन्वर्ट हो रहा है 5 कार्बन कंपाउंड में, तो 6 से 5 एक कम पड़ा, उसका क्या हुआ, तो वो CO2 के फॉर्म में बाहर निकल गया। यहाँ पर हम बात करेंगे सक्सिनिक एसिड, ऑक्सोलोसक्सिनिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है अल्फा कीटोग्लूटेट में। अब हम इसकी बात करते हैं, ये एक टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पे टर्निंग पॉइंट क्या है, इसके पहले के जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो 6 कार्बन के, इसके बाद के जितने भी मॉलिक्यूल्स है क्रेब्स साइकिल वो 4 कार्बन के। ये एक अकेला है, सिंगल मॉलिक्यूल है जो 5 कार्बन कंपाउंड है। एक बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरा, इसके बनने के जस्ट पहले ही फर्स्ट CO2 लिबरेशन हुआ था, और इसके बाद वाले स्टेप में भी एक CO2 निकलेगा, यानी इसके पहले वाले और इसके बाद वाले दोनों स्टेप में CO2 लिबरेट हो रही है। फिर हम बात करेंगे, ये एक और इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, ये क्रेब्स साइकिल को प्रोटीन सिंथेसिस यानी एमिनो एसिड के फॉर्मेशन के साथ भी जोड़ देता है, यानी यहां से आप एमिनो एसिड भी बना सकते हैं, तो यहां से आप उसमें भी अटैच हो सकते हैं, तो सिंथेसिस वाला एनाबोलिज्म में भी आप जा सकते हैं इससे। तो ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इसको आप मुझे याद रखना है, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड या अल्फा कीटोग्लूटेरेट। अब हम बात करते हैं उसके बाद के स्टेप की। अब इस अल्फा कीटोग्लूटेरेट के साथ अगेन एक और रिएक्शन होगी, जिसमें फिर से हम कहेंगे 2 चीजें हो रही है, CO2 बन रही है और NADH2 बन रहा है। यहाँ पे वही काम हो रहा है जैसा लिंक रिएक्शन में कहीं न कहीं हुआ था। तो लिंक रिएक्शन में भी 2 काम हुए थे, डीकार्बोक्सिलेशन भी हुआ था और डिहाइड्रोजनेशन भी हुआ था। यहाँ पर भी देखेंगे इस स्टेप में दोनों काम हो रहे हैं, CO2 लिबरेट हो रही है तो डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हो रहा है, और NADH2 बन रहा है, तो कहीं न कहीं ये डिहाइड्रोजनेशन स्टेप भी है। तो इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑब्वियसली यहाँ इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा और NAD का रिडक्शन हो जाएगा। देन अगेन एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम, तो डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम फिर वही कोफैक्टर का काम आएगा, और यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये काम आएगा को एंजाइम A, तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। प्लस ये आइंस है ही,
जो इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स को बनाने में काम आएंगे। तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट का कन्वर्जन हो रहा है सक्सिनाइल को एंजाइम ए में। जैसे यहाँ पे हमने देखा था पायरुविक एसिड का कन्वर्ट हुआ था एसिटाइल को एंजाइम ए में, वैसे ही यहाँ पर इसका कन्वर्जन हो रहा है एसिड का को एंजाइम ए में। अगेन CO2 लिबरेट हो रही है और NADH2 बन रहा है। तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट दो तरह से है। सेकेंड CO2 लिबरेशन वो हो गया और सेकेंड NADH2 ये बन गया यहाँ पे। अब अगर हम अपने ग्लूकोज के कार्बन की बात करें तो जो ग्लूकोज से हमने कार्बन से स्टार्ट किया था, तो ग्लूकोज के 6 कार्बन से 3 कार्बन के 2 पायरुविक एसिड बनाए थे। तो हमारे पास बचे 6 से 3 कार्बन। 3 कार्बन से पहला CO2 हमने यहाँ पे निकाल दिया था, तो 3 में से 1 यहाँ पे निकल गया, बचे यहाँ पर 2 कार्बन और ये दोनों कार्बन यहाँ पे CO2 के फॉर्म में, ये अल्टीमेटली पायरुविक एसिड के तीनों कार्बन CO2 के फॉर्म में क्या हो रहे हैं, लिबरेट हो जा रहे हैं। और इसीलिए इसको हम कह रहे हैं ग्लूकोज के 6 कार्बन इस तरह से ये है, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि 2 बार होगा, 2 पायरुविक एसिड बनेंगे, तो टोटल 6 CO2 लिबरेट हो जाएगी, यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसलिए इसको हम पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो 1 CO2 यहाँ निकल गई, 2 CO2 यहाँ पे निकली। तो इस वाले की बात करें अगर, जहां से हमने साइकिल स्टार्ट किया, तो ये दोनों के दोनों कार्बन कहीं ना कहीं क्या हो गए, CO2 के फॉर्म में लिबरेट हो गए। अब वापस वही 4 कार्बन कंपाउंड है जिसका फिर से रिसाइक्लिंग होगा और ऑक्सो एसिटिक एसिड बनेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसमें हम वही कहेंगे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। CO2 भी निकल रही है और NADH2 भी बन रहा है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पर। तो नेक्स्ट स्टेप है सक्सिनाइल को एंजाइम ए, इसका कन्वर्जन हो रहा है सक्सिनिक एसिड में। इसमें क्या हो रहा है, एक तरह से वाटर की वजह से इसको तोड़ा जाएगा, इसमें अगेन ये को एंजाइम ए क्या हो जाएगा, यहां पर हम बात करें रिलीज हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनिक एसिड में। फिर देखो अगेन जब भी एंजाइम आएगा काइनेज, तो जब भी काइनेज एंजाइम आता है तब हम बात करते हैं ATP की या उससे रिलेटेड मॉलिक्यूल की। यहां बना है GTP, तो दोनों तो सेम है, चेंज है G ग्वानोसिन, उसमें होता है एडेनोसिन। तो ATP की जगह यहाँ पे क्या बना है GTP। ये GTP क्या करेगा, ये GTP टूट के एनर्जी होगी वो ADP को दे देगा, जिससे वो ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पे बात करेंगे सिंपल सा, इस स्टेप में थायोकाइनेज एंजाइम इस सक्सिनाइल कोएंजाइम ए को कन्वर्ट कर रहा है सक्सिनेट में और एक GTP या एक ATP के बराबर प्रोडक्शन कर रहा है। यही एक इकलौता स्टेप है, सिंगल स्टेप, जिसमें डायरेक्ट ATP बन रहा है। इसको हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल ATP प्रोडक्शन। पूरे क्रैब साइकिल में बाकी जितने भी ATP बनेंगे वो ETS में जाके बनेंगे, ये जो ATP बना है वो डायरेक्ट बना है। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है सबस्ट्रेट लेवल ATP प्रोडक्शन, तो क्रैब साइकिल में सिर्फ एक होता है, वो GTP के फॉर्म में इस वाले स्टेप में होता है। तो अगेन ये थायोकाइनेज इस एंजाइम की वजह से क्या बनेगा, ATP बनेगा। तो ये बन गया सक्सिनिक एसिड। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सक्सिनिक एसिड का कन्वर्जन होता है फ्यूमेरिक एसिड। सक्सिनिक एसिड को कन्वर्ट किया जा रहा है फ्यूमेरिक एसिड या फ्यूमरेट में। ये काम कर रहा है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। अगेन एक और स्टेप डिहाइड्रोजिनेशन का स्टेप। तो अगर हम देखें तो एक स्टेप यहाँ पे हो गया था, एक स्टेप यहाँ पे हो गया था और एक तीसरा स्टेप यहाँ पे हो रहा है। तो थर्ड डिहाइड्रोजिनेशन स्टेप उसकी बात करेंगे। बट यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो NAD+ को नहीं दिए जाकर किसको दिए जा रहे हैं, FAD+ को। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, तो सबसे इंटरेस्टिंग है ये वाला एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में नहीं है, ये एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया का मार्कर एंजाइम भी कहते हैं, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के लिए मार्कर का काम कर रहा है। ये एंजाइम डायरेक्टली एसोसिएटेड है कहाँ पर, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये वाला जो काम है सक्सिनिक एसिड का फ्यूमेरिक एसिड में जो कन्वर्जन हो रहा है, ये नियर बाई माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो अगर हम ये देखेंगे यहां पर, तो बाकी क्रैब साइकिल तो यहाँ चल रही होगी, लेकिन ये वाला काम जहां पर मेम्ब्रेन है उससे एसोसिएटेड होगा, वहां पर ये काम होगा। तो यानी ये जो FADH2 बनेगा वो सीधा का सीधा ETS में इन्वॉल्व हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखी जा सकती है। यहाँ FAD से FADH2 बन रहा है उस
इसका रिडक्शन हो गया। किसने किया? डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। उसके बाद हम देखेंगे तो अभी यहाँ पे कहीं पर भी CO2 वगैरह नहीं निकल रहा है, मतलब कार्बन उतने के उतने रहेंगे। जहां CO2 लास्ट निकला था उसके बाद 4 कार्बन, ये भी वापस 4 कार्बन, ये भी वापस 4 कार्बन का, ये सेम 4 कार्बन कंपाउंड बने जा रहे हैं। इसके बाद फ्यूमरिक एसिड का अणु होता है मैलिक एसिड, जिसको मेलेट भी कह सकते हैं। इसके लिए वाटर मॉलिक्यूल इस्तेमाल होगा और फ्यूमरेज एंजाइम इसको मेलेट में कन्वर्ट कर देगा। और फिर आता है लास्ट स्टेप, जहां पर हम कहेंगे वापस रीजनरेशन ऑफ ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, जिससे हमने स्टार्ट किया था, ये बनेगा मेलिक एसिड से। ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा मेलिक डिहाइड्रोजिनेज। मैंने यहाँ पर सिंपल सा नाम लिखा है, बट आप क्या करोगे, जिस सबस्ट्रेट पे एक्ट होता है उस सबस्ट्रेट को आगे लिख दिया जाएगा तो उसका पूरा नाम हो जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं तो मेलेट डिहाइड्रोजिनेज या मेलिक डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? ऑक्सिलो एसीटेट में। अगेन यहाँ पर एक और प्रोसेस हुआ डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब NaDH2 बनेगा और मेलेट का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगेन एक NaDH2 बना। तो अब तक हम बात करेंगे डिहाइड्रोजन स्टेप की। तो फर्स्ट यहाँ पर, सेकेंड यहाँ पर, थर्ड यहाँ पर और फोर्थ यहाँ पर। पूरे क्रेब्स साइकिल में 4 डिहाइड्रोजनेशन स्टेप है, यानी 4 जगह क्या होगा? रिडक्शन हो रहा है ऐसे मॉलिक्यूल का जो आगे जाके ETS में क्या करेगा? ATP देगा। 3 जगह पर सीधे सीधे NaDH2 बनता है, एक जगह पर FADH2 बनता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? तो हम ETS में देखते हैं NaDH2 3 ATP के बराबर देगा, FADH2 2 ATP के बराबर प्रोडक्शन देगा। तो ये डिफरेंस है। ये बन रहा है मैट्रिक्स में और ये बन रहा सीधा नियर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। फिर एक ATP का प्रोडक्शन डायरेक्ट हो गया था, तो ये डायरेक्टली सीधा ATP प्रोड्यूस हो जाएगा और ये भी कहीं ना कहीं क्रेब्स साइकिल का प्रोडक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं हम एक और चीज की। पहले मैं ये बता दूं, एक ये चीज, बहुत सारे एंजाइम जो है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ये एंजाइम जो है जो न्यूक्लियर DNA सिंथेसिस करता है और न्यूक्लियस DNA से साइटोप्लाज्म में बना प्रोटीन और वो प्रोटीन जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, यानी बनाया हुआ है न्यूक्लियस से, काम आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो एंजाइम के बाद में आपको एक तो ये वाला एंजाइम याद रखना है, एक ये वाला एंजाइम याद रखना है। ये थोड़े से इंटरेस्टिंग एंजाइम के नाम है और उनका काम है, ये याद रखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं ओवरऑल ATP प्रोडक्शन की। तो अगर ATP प्रोडक्शन की बात करें तो डायरेक्ट ATP प्रोडक्शन, सबस्ट्रेट लेवल ATP प्रोडक्शन, वो है सिर्फ एक। फिर हम बात करेंगे ETS में या आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन, उसकी बात करें तो वो NaDH2 और FADH2 के ETS में जाने के बाद बनेगा। तो एक NaDH2 3 देगा, ये वाला भी 3 दे रहा है, ये 2 देगा और ये 3 देगा। तो टोटल ATP का प्रोडक्शन अगर हम बात करेंगे तो 12 ATP प्रोडक्शन है। इस 12 में से 11 जो है वो ETS के थ्रू है और जो 1 है वो सबस्ट्रेट लेवल ATP प्रोडक्शन है। तो पूरे क्रेब साइकिल का ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो ओवरऑल प्रोडक्शन है 12 ATP। यहाँ पे हमने कोई ATP खर्च नहीं किया है, इसलिए आपको ग्लाइकोलाइसिस की तरह यहाँ पे कुछ माइनस नहीं करना है। तो टोटल प्रोडक्शन 12 ATP क्रेब साइकिल का। लिंक रिएक्शन का कितना था? लिंक रिएक्शन का था 3 ATP। तो टोटल प्रोडक्शन अगर पायरुविक एसिड से बात करें, अब क्वेश्चन क्या बनेगा, कैसे बनेगा, वो डिपेंड करेगा कैसा सवाल आता है। बट अगर आपको क्रेब साइकिल का पूछे तो 12 है ही है, अगर आपसे लिंक रिएक्शन का पूछे तो 3 है ही है। अगर आपको मॉलिक्यूल्स वाइज पूछा जाए, पायरुविक एसिड से पूछा जाएगा तो टोटल हो जाएगा 15 ATP। एक पायरुविक एसिड कितना देगा? 15 ATP, 3 लिंक रिएक्शन में और 12 क्रेब साइकिल में। अब ग्लूकोज से बात करें तो एक पायरुविक एसिड 15 देगा, एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं तो 15 × 2 यानी 30। तो ये ATP प्रोडक्शन यहाँ पर क्रेब साइकिल में और लिंक रिएक्शन में। तो एक ग्लूकोज से जब लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल चलेगी तो उसका प्रोडक्शन हो जाएगा 30 ATP। फिर हम और भी देखेंगे जो ग्लाइकोलाइसिस के जो NaDH2 बने थे वो भी ETS में जाएंगे, वो भी ATP बनाएंगे। बट अगर यहाँ पे बात करें पिन पॉइंट क्रेब साइकिल और लिंक रिएक्शन की तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। एक तो ये फर्स्ट CO2 लिबरेशन, फिर डिहाइड्रोजन स्टेप, इसकी बात करेंगे। फिर अगर आप देखो यहाँ पर फर्स्ट डिहाइड्रोजनेशन स्टेप ये है,
फर्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप ये है। इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल 5 कार्बन कंपाउंड अल्फा कीटोग्लूट्रेट, ये इंटरेस्टिंग है। इसके पहले भी CO2 निकल रही है, इसके बाद में भी CO2 निकल रही है। फिर अगर आपसे एटीपी प्रोडक्शन में पूछे सबस्ट्रेट लेवल तो वो एक ही होगा। फिर अगर क्वेश्चन में दिया जाए, यहां से दिया जाए कितना एटीपी बनेगा, ये दिया जाए, ये दिया जाए, ये दिया जाए, या यही लिख दे कि अगर आपके पास 5 अल्फा कीटोग्लूट्रेट मॉलिक्यूल है तो क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी बनेंगे, तो फिर आपको यहां से काउंट करना है। तो इसमें क्या होगा, 3 ये होगा, 3, 1, 2 एंड 3, तो ये हो जाएगा आपका पूरा 3, 3, 6, 8 एंड 9। तो एक अल्फा कीटोग्लूट्रेट 9 एटीपी देगा। तो 5 दिए हो तो 9 × 5 हो जाएगा, तो 45 एटीपी प्रोडक्शन हो जाएगा। तो कैसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कहीं से भी आपको हो सकता है। तो आपको एक चार्ट फॉर्म में हमेशा याद रखना है ताकि आप उसके आगे के एटीपी प्रोडक्शन काउंट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिहाइड्रोजन स्टेप वो है 4, 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ चारों जगह पे डिहाइड्रोजन स्टेप हो रहा है। तो ये है आपके ओवरऑल पूरा क्रेब्स साइकिल लिंक रिएक्शन। ये एरोबिक सेल में, या हम कह सकते हैं यूकैरियोटिक सेल में, जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है वहां पर लिंक रिएक्शन भी होगा और क्रेब्स साइकिल भी चलेगा। अगर कहीं माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं है, ना तो वहां लिंक रिएक्शन होगा, ना क्रेब्स साइकिल होगा, ना ही इतने तरह के एटीपी वहां पे बन रहे होंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पिन पॉइंट चीजें हैं जहां पे क्वेश्चन बनते हैं, उसको मैंने यहाँ मार्क किया है। तो ये था मेरी तरफ से क्रेब्स साइकिल और कहीं न कहीं सेलुलर रेस्पिरेशन। उसके बाद हम ETS की भी बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें और ढेर सारा सब्सक्रिप्शन कीजिए। थैंक यू।